आज मेरी शादी सोनाक्षी नाम की एक बहुत ही ज़्यादा सुंदर लड़की से हुई थी। वह न सिर्फ सुंदर थी बल्कि जवान भी थी और मेरे दोस्त कहते थे कि अपने से कम उम्र की लड़की से शादी करने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। मुझे खुशी हुई क्योंकि मेरी बीबी खूब सुंदर थी और मुझे हमेशा से ही सुंदर बीबी चाहिए थी। जवान भी थी। मेरी अम्मी ने ही इसको मेरे लिए पसंद किया था। मेरी अम्मी भी जब रिश्ता देख रही थीं तो यही कहती थीं कि लड़की सेहत के हिसाब से अच्छी होनी चाहिए, ठीक होनी चाहिए, शरीर में जान होनी चाहिए, जवान होनी चाहिए। मुझे लगा कि शायद मेरी अम्मी यह सब इसलिए कहती हैं क्योंकि वह चाहती है कि जल्दी जल्दी उसको दादी माँ बना दिया जाए और लड़की की सेहत ठीक होगी तो तभी वह बच्चा पैदा कर सकेगी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी अम्मी का इस सब के पीछे मकसद क्या है। वह तो मुझे तब पता चला जब शादी को न जाने कितने दिन गुजर गए। पर जब मेरी बीबी रात होते ही मेरे कमरे में आने के बजाय मेरी अम्मी के कमरे में चली जाती और मैं तो बाहर बैठा शक्ल ही देखता रह जाता। सिर्फ इतना ही नहीं, वह पूरी रात वहीं पर गुजार देती और जब सुबह बाहर आती तो कहती कि मेरी पैरों में दर्द है, तो कभी कहती कि मेरी कमर में दर्द है और लंगड़ा लंगड़ा के चलती। मैं हैरान रह जाता कि यह पूरी रात क्या करती रहती है और मेरी अम्मी को भी फिक्र नहीं होती कि वह इसको बाहर ही भेज दे। ये मेरी बीबी है और मेरी अम्मी ने इसे अपना नौकरानी समझ लिया है। लेकिन फिर मेरी बीबी मेरी अम्मी के साथ अच्छे तरीके से पेश आती थी और बिल्कुल भी लड़ाई झगड़ा नहीं करती थी। सिर्फ यही बात नहीं थी, जब वह दोनों अंदर कमरे में होती तो मुझे अंदर नहीं आने देती थी। मैंने इतनी दफ़ा जाने की प्रयास की तो कहती थी कि नहीं, तू यहाँ से चला जा, तेरा यहाँ पर कोई काम नहीं है। एक दिन मैं बहुत उत्सुक हो गया और पहले से ही उस कमरे में जाकर छुप गया ताकि देख सकूं कि मेरी बीबी और मम्मी पूरी रात क्या करती रहती हैं। मेरे दिमाग में तो ऐसी कोई बात नहीं थी जो बहुत ही ज़्यादा अजीब हो, लेकिन इस कमरे में वह दोनों मिलकर जो कर रही थी वह न सिर्फ अजीब था बल्कि बहुत ही ज़्यादा शर्मसार कर देता, क्योंकि वह दोनों सारी रात ज़मीन पर बैठकर एक दूसरे के मेरा काम भी अच्छा था और मेरे घर में ज़्यादा लोग भी नहीं थे। लेकिन समस्या था, हमारा घर एक बहुत ही पुराना डिज़ाइन सा घर था, बिल्कुल ऐसा जैसे 1945 के ज़माने का होता है। सब कहते थे कि इस घर को छोड़ दो, नहीं तो ये घर आप लोगों के ऊपर गिर जाएगा। दरअसल ये घर नहीं, छोटी सी और पुराना हवेली ही थी, पर मेरी अम्मी कहती थी कि मैं इस घर में ही शादी कराई थी और यहाँ से मेरी आरती ही निकलेगी और कहीं नहीं जाऊँगी। मुझे मेरी अम्मी से इतना ज़्यादा लगाव नहीं था कि मैं उनकी आज्ञा का पालन करता रहता। मसला यह था कि आज कल किराए का मकान मिलाना भी बहुत मुश्किल था और मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। मैंने अपनी अम्मी का एक बहुत बड़ा नुकसान किया था। उन्होंने अपनी गांव वाली ज़मीन और अपना सारा सोना गिरवी कर मेरे हाथ पर रकम रखी थी और मुझे कहा था कि मैं एक कंपनी खोल कर बैठे जिससे सारी ज़िंदगी हम बैठ कर खा सकें। कंपनी मेरा नहीं चला और ना सिर्फ नुकसान हुआ बल्कि आरण मेरे पीछे पड़ गए। अब वह लोग मेरे पीछे थे और मैं बड़ा परेशान था। फिर सोचा कि शादी कर लेता हूँ तो लड़की दहेज में कुछ ना कुछ लाएगी, कर्जदारों के मुंह बंद हो जाएंगे। लेकिन लड़की भी दहेज में कुछ ज़्यादा लेकर नहीं आई, पर फिर भी जो पैसे उसके अम्मी पापा ने दिए उससे मैंने कर्जदारों के मुंह बंद कर दिए। अब मेरी अम्मी न सिर्फ मुझे दिन रात बातें सुनाती थीं बल्कि कहती थीं कि तुझ पर मैं ज़िंदगी में कभी भरोसा नहीं करूँगी। और मैं कहता था कि आपकी ज़िंदगी राह कितनी सी गई है और अब आपके पास है ही क्या। वह कहती थी कि हवेली तो मेरी राह नहीं है, मैं तेरे नाम कैसे कर सकती हूँ। और मैं हंसता था कि फिर और किसके नाम करके जाएंगी यह हवेली। ना सिर्फ ये हवेली बहुत पुरानी थी बल्कि इसमें अब तक पुराने ज़माने का सामान भी पड़ा था। एक बार तो एक घूमने भी यहाँ आ गया था और कहता था कि मुझे अंदर से अपनी हवेली दिखा दो तो मैं आपको कुछ पैसे दे दूँगा। और हमने उस दिन उससे पैसा कमा ली थे, वह भी सिर्फ अपना मकान दिखाकर। लड़की वाले भी बहुत ज़्यादा गरीब थे, किसी तरह से उन्होंने दहेज का इंतज़ाम किया था, इसलिए इस बारे में कुछ बोल नहीं पाए कि आप लोगों का घर तो बहुत पुराना है। सोनाक्षी अच्छी लड़की थी, वह मेरी ज़िंदगी में आ गई, पर हमारी शादी की रात हम दोनों ही बहुत थके हुए थे और वह मुझसे बातें करते हुए ही सो गई।
मुझे उसकी यह हरकत भी अच्छी लगी और मैंने कहा कि सारी ज़िंदगी पड़ी है एक दूसरे के साथ समय बिताने के लिए। बेचारी थक गई होगी। सुबह वह अपने घर वालों के पास गई। यह भी हमारी रस्म थी। उसके बाद शाम को वापस आ गई तो शाम में ही मेरी अम्मी ने मेरी बीबी को कहा कि तुम्हारी शादी के फंक्शन में बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मेरी पैरों में बहुत दर्द है, रात को मेरे कमरे में आ जाना और आके मेरे पैर दबा देना। सोनाक्षी को इस बात से कोई दिक्कत नहीं था। उसने कहा कि जी मम्मी जी, मैं आ जाऊंगी, लेकिन मैंने कहा कि आज की रात तो हमारी पहली रात थी, अब तुम वहाँ जा रही हो। तो उसने कहा कि वह भी तो आप ही की मम्मी हैं, मेरी तो नहीं है, और अभी शुरू शुरू के दिन हैं, अगर मैं उनकी बात नहीं मानूंगी तो उनके दिल में मेरे लिए जहर पनपने लगेगा। 1 घंटे तक वापस आ जाऊंगी। मैंने कहा कि ठीक है, 1 घंटे तक तुम्हारी दूरी बर्दाश्त कर लूँगा, और दिल में भी यही सोचा था कि अच्छी बात है। मेरी बीबी अगर मेरी अम्मी की सेवा करती है तो मुझे उसे रोकना नहीं चाहिए, नहीं तो घर का माहौल ख़राब होगा और परेशानी मुझे ही होगी। पर यह क्या कि मेरी बीबी कमरे में गई और वापस आने का नाम ही नहीं ले रही थी। यहाँ तक कि 3 से 4 घंटे गुजर गए। मैं अपनी अम्मी के कमरे की तरफ गया। ये बड़ा हवेली थी तो कमरे काफ़ी दूर दूर बने हुए थे। मेरा कमरा एक कोने में था तो उनका दूसरे कोने में था। मैंने देखा कि अंदर से कोई आवाज़ ही नहीं आ रही थी। ऐसा लगता था कि वह दोनों सो गई थीं, इसलिए मैंने उनको जगाना ज़रूरी नहीं समझा। ऐसा लग रहा था कि उन्हें जगाऊंगा तो अजीब सा लगेगा। मैं वापस आकर अपने कमरे में सो गया। सुबह मेरी बीबी जब कमरे से बाहर निकली तो उसकी सेहत बहुत ख़राब लग रही थी। इससे पहले कि मैं उससे पूछता कि तुम रात को वापस क्यों नहीं आई, मेरी अम्मी ने कहा कि इसकी सेहत अचानक से ख़राब हो गई थी तो ये मेरे कमरे में ही सो गई। मैंने कहा कि अगर सेहत ज़्यादा ख़राब थी तो मुझे बता देते, तो कहने लगी कि नहीं, इतनी भी ख़राब नहीं थी, और फिर मैं भी तो उसकी कुछ लगती हूँ। मैंने उसकी नज़र उतारी तो वह ठीक हो गई और बस उधर ही सो गई। मेरी बीबी के चेहरे से लग रहा था कि जैसे बात कुछ और है। मैं सवाल उससे करता था, जवाब मेरी अम्मी देती थी। बाद में मैंने उससे पूछा भी तो उसकी जगह मेरी अम्मी जवाब देती थी। उसने कहा कि जैसा मम्मी जी कह रही हैं वैसा ही है, मेरी सेहत ख़राब हो गई थी। यह दिन भी इसी तरह गुजर गया। फिर एक 3 दिन ऐसे थे कि जिसमें मैं अपनी बीबी के साथ समय गुजारना चाहता था, लेकिन मुझे भी समय नहीं मिल रहा था क्योंकि कर्जदार पहले ही मेरे सर पर थे। अगर मैं समय जाया करता तो फिर मैं बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाता। काम तो मुझे करना ही था। मेरी बीबी और अम्मी अभी तक एक दूसरे के साथ ठीक जा रही थीं। कोई अनबन, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई बहस कुछ नहीं हुआ था। मैं चाहता था कि घर का माहौल ऐसा ही रहे। लेकिन रात हुई तो फिर मेरी अम्मी ने कहा कि सोनाक्षी आकर ज़रा मेरे पैर दबा दे। मैंने कहा कि जल्दी वापस आना, आज तो आ ही जाना। उसने कहा कि आज तो मैं जल्दी आ जाऊंगी, पर आज भी वह वापस नहीं आई। मुझे गुस्सा आया और मैं अपनी अम्मी के कमरे की तरफ ही चल दिया। मैंने कहा कि मेरी अम्मी ने भी तो अपनी ज़िंदगी गुजारी है पिताजी के साथ। उनकी ज़िंदगी बड़ी अच्छी गुजरी है। उनको यह नहीं पता कि 2 लोगों की शादी हो जाती है तो एक दूसरे के साथ समय भी बिताना होता है। कहाँ गई वह अम्मी जो बहू को पकड़कर खुद बेटे के कमरे में छोड़कर आती है कि बहू तुम मेरे बेटे को खुश रखना। यहाँ पर मेरी अम्मी मेरी बीबी को अपने कमरे में बुला लेती है और उससे सेवा करवाना शुरू कर देती। मैंने अपनी अम्मी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ ही नहीं आई। थोड़ी देर के बाद मैंने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया क्योंकि मुझे गुस्सा आ रहा था। तो मेरी अम्मी ने कहा कि सो गई है तेरी बीबी, तू भी जाकर सो जा, बेशर्म कहीं का। मैं यह सुनकर हैरान रह गया कि इसमें मेरी क्या गलती थी। मेरी बीबी है, अगर मैं उसे अपने कमरे में बुलाने के लिए आया तो क्या गलती कर दी मैंने। अगर किसी दिन मेरी बीबी मेरी अम्मी के कमरे में नहीं भी जाती तो उसे दिन उसकी सेहत ख़राब हो जाती। उसकी पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता था, कमर में दर्द रहता था। एक दिन तो मैंने देखा कि उसके हाथों में भी दर्द था। मैंने कहा कि तुम क्या अपने घर से बीमारी लेके आई थी? तो कहने लगी कि क्या मतलब है आपका? आपको मैं बीमार लगती हूँ? मैंने कहा कि बीमार नहीं लगती तो और क्या लगती हो?
जब भी मैं तुमसे कोई प्यार की बात करने की कोशिश करता हूँ तो तुम कहती हो मेरी सेहत खराब है, मेरी कमर में दर्द है। पूरा दिन क्या करती रहती हो? हमारे घर में न तो कोई ज़्यादा लोग हैं। घर को एक बार साफ़ करो तो 10 दिन साफ़ रहता है। 4 लोगों का खाना पकाना कौन सा मुश्किल है? अगर तुम कहती हो तो खाना भी मैं बाहर से ले आऊँगा, लेकिन तुम्हें भगवान का वास्ता है कि मेरे पास आ जाए करो। अब क्या मुझे अपनी ही बीबी के सामने हाथ जोड़ने पड़ेंगे? मेरी बीबी इस बात पर बड़ी परेशान लग रही थी। मुझे उसकी आंखों में अजीब सा दुख और परेशानी नज़र आ रही थी, जैसे वह खुद बहुत मजबूर है। मैंने कहा कि क्या बात है? तो कहने लगी कि कुछ नहीं। मैंने अपनी बीबी के सामने अर्ज़ी लिख कर डाली थी, लेकिन मेरी सुनवाई नहीं हुई। उसने मेरी बात नहीं मानी। एक दिन मैंने उसे कहा कि अम्मी तुम्हें बुलाती रहे, तुम कह दो कि मेरी सेहत खराब है। तो उसने कहा कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कह सकती हूँ, नहीं तो उनको खराब लगेगा। मैंने कहा, हे भगवान, पहली बहू हो जो अपनी सासों अम्मी के लिए इतना परेशान हो रही है। लड़कियां तो शादी के पहले महीने में ही अपना असली रंग दिखा देती हैं, तुम भी खराब बहू बन जाओ। तो उसने कहा कि आप कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे इस घर में आपकी अम्मी के साथ ही रहना है। आप तो सुबह जाते हैं, शाम को आते हैं। पूरा दिन तो मुझे उनके साथ रहना होता है। अगर मैं उनके साथ अच्छे तरीके से नहीं रहूँगी तो मेरे लिए समस्या होगी। बस मुझे करने दो जो मैं कर रही हूँ। जब मैं अपनी बीबी का इंतज़ार में शाम को जाग रहा था तो मुझे कहीं से पत्थर तोड़ने की आवाज़ आती थी। एक दिन मैंने बाहर निकला तो पड़ोस वाले घर बना रहे थे। मैंने कहा कि मेरे लिए यही रह गया है कि बस मैं रात को पत्थर तोड़ने की आवाज़ ही सुनता रहूं और अपनी बीबी का इंतज़ार करता रहूं। मुझे रोज़ पत्थरों की आवाज़ आती थी। अब तो मैंने सोचा था कि मैं उन लोगों से कहूँगा कि आप लोग हम के समय काम क्यों करते हो, मज़दूरी पर काम क्यों नहीं करते। अजीब लोग थे आजकल के घर बनाने की इतनी जल्दी थी कि दिन को भी काम करते और शाम को भी मज़दूरों से काम करवाते। इतनी भी किसी को जल्दी होती है क्या? सोचा तो मैं भी यही था कि मेरा कंपनी चल जाएगा तो मैं इस पुराना हवेली को तोड़कर यहाँ पर अच्छा सा घर बनवाऊँगा। अब तो हमारी पूरी गली में ही नए नए डिज़ाइन घर बन गए थे। बीच में हमारा घर ही अजीब सा और खौफनाक सा लगता था। ऐसा लगता था कि भूत बंगला है। अब मेरे पास एक ही चारा था कि मैं अपनी अम्मी से बात करता हूँ। मैंने उनसे बात की। मैंने कहा कि मम्मी, ये सोनाक्षी को रात को क्यों अपने कमरे में बुला लेती हो? मेरी अम्मी तो पहली बात पर ही ऐसे गुस्से हो गई कि जैसे मैं यही बात बार बार कर रहा हूँ। कहने लगी कि बूढ़ी महिला हूँ, मेरी पैर जवाब दे रही है, तो तेरा इस दुनिया में था नहीं। लोगों के घरों में काम कर कर के मैंने तुझे पाला, ज़मीन खरीदी, जेवर बनाया, वह सब भी तूने लूटा दिया। अब अगर मैं तेरी बीवी से अपने पैर दबवा लेती हूँ तो इसमें भी तुझे आपत्ति है। इतना दर्द होता है मुझे कि नींद नहीं आती। पैर दबाती है तो नींद आ जाती है, फिर उसको नींद आ जाती तो वह भी वहीं पर सो जाती है। जा जाकर अपनी बीवी से बात कर, मेरा दिमाग न खराब कर। मैं तो शादी करके फंस गया था, न इधर का रहा न उधर का रहा। दोनों महिला के बीच में मेरा चाउमीन बन गया था। मैंने अब भगवान की ओर देखा और कहा कि तू ही मेरी मदद कर। शाम हुई तो मेरी बीबी को चक्कर आ गए और वह बेहोश हो गई। मेरी अम्मी कहने लगीं कि लगता है कोई खुशखबरी है, और मैं दिल में सोचने लगा कि खुशखबरी क्या हवा में आएगी, कोई खुशखबरी नहीं है, वैसे ही सेहत खराब हो गई होगी। मैं अपनी पत्नी को डॉक्टर के पास ले जाना चाहता था, लेकिन मेरी अम्मी कह रही थीं कि डॉक्टर के पास ले जाने की ज़रूरत नहीं है, अभी ठीक हो जाएगी। उसने मेरी बीबी के चेहरे पर पानी के छींटे मारे, लेकिन वह उठ ही नहीं रही थी, ज़्यादा ही बीमार हो गई थी शायद। अब मैंने कहा कि फिर इसको कुछ हो गया तो मेरी बीबी मेरी जिम्मेदारी है। मैं उसे डॉक्टर के पास ले गया। हमारे मोहल्ले में सामने एक लेडी डॉक्टर बैठती थी। वहाँ जाकर मेरी बीबी को होश आ गया तो मैंने कहा कि चेकअप करवा लेते हैं, अब आए हैं तो पता चले कि यह सब हुआ क्यों था। पर वह कहने लगी कि नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। डॉक्टर ने उसका चेकअप किया और जब वह बाहर आई तो डॉक्टर ने मुझे अजीब सी नज़र से देखा। कहने लगी कि आजकल के मर्दों का तो कोई हल नहीं है। मैंने कहा कि क्यों डॉक्टर, क्या हुआ? तो कहने लगी कि तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या हुआ है।
अरे, अपनी शक्ल तो तुम्हारी ऐसी है, बीबी तुम्हें भगवान ने सुंदर दे दी, इसका मतलब यह है कि जान ले लोगे लड़की की। मैं हैरान रह गया। मैंने कहा कि लेकिन मैंने किया क्या है? तो डॉक्टर ने कहा कि यह तो तुम दोनों पति पत्नी का आपसी मामला है, तुम लोगों को पता है कि क्या किया है। लेकिन पुरुष के जिस्म की भी एक हद होती है, ज़रा से ज़्यादा मेहनत मजदूरी नहीं कर सकता है, और तुमने इससे कोई इतना ज़्यादा मुश्किल काम करवाया है कि इस बेचारी को चक्कर आ गए, इसका बीपी लो हो गया और यह बेहोश हो गई। और जिस तरह से यह होश में नहीं आ रही थी, अगर इसी तरह कुछ वक्त ज़्यादा गुजर जाता तो फिर और बहुत बड़ा मसला बन जाता। अपनी बीबी को कुछ दिन आराम भी करने दिया करो, उसके पीछे न पड़े रहा करो। ये मोहल्ले में बैठने वाली लेडी डॉक्टर थी, मोहल्ले की महिला को बर्दाश्त करती थी। इसकी ज़बान कड़वी थी, लेकिन ये जिस किस्म की बातें कर रही थी, मैं समझ गया था कि उसका इशारा किस तरफ है। वह कहना चाहती थी कि आप अपनी बीबी के साथ ज़्यादा समय नहीं बिताया करें, उसे थोड़ा आराम करने दिया करें। पर उसे कौन बताता कि यहाँ पर तो आराम ही आराम चल रहा है। पर यह सोचकर मैं हैरान हुआ कि अगर ऐसी बात है तो फिर डॉक्टर ने यह सब क्यों कहा कि मेरी बीबी को आराम करने की ज़रूरत है, और उसके साथ कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। जबकि वह तो अभी तक ठीक से मेरी हुई भी नहीं थी, मेरे पास भी नहीं थी। अगर मैं अपनी बीबी के बारे में सोचता तो वह अच्छी लड़की थी, खूबसूरत थी, मेरे साथ अच्छे तरीके से बात करती थी। मैं आता था तो मुझे खाना खिलाती थी, और शाम तक हम लोग एक दूसरे के लिए बिल्कुल पागल हो जाते थे। लेकिन जैसे ही रात होती तो मेरी अम्मी उसे अपने कमरे में बुला लेती थी। और कल मैं देख रहा था कि मेरी बीबी के चेहरे पर अजीब सा डर था। वह हमेशा डरी डरी रहती थी। एक दिन मुझे कहने लगी, आपको मुझसे कितना मोहब्बत है? तो मैंने कहा, बहुत ज़्यादा। तो उसने कहा, फिर भी कितना बताइए ना। मैंने कहा, क्यों पूछ रही हो? तो कहती है कि आप कहीं मुझे छोड़ तो नहीं दोगे। मैं उसे क्यों छोड़ता? वह पता नहीं इस तरह का सवाल क्यों कर रही थी। मैंने उसे कहा कि नहीं, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन वह हमेशा डरी रहती थी, मेरी अम्मी से भी डरती थी। एक दिन फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी, और मैं जानता था कि अपनी अम्मी से बात नहीं कर रही थी, शायद अपनी किसी सहेली से बात कर रही थी। कह रही थी कि मेरी सासू अम्मी ने मुझे बहुत तंग कर रखा है, मैं बहुत परेशान हूँ, और मुझे यह समझ नहीं आती कि मेरा इस घर में वक्त कैसे गुजरेगा। यह तो मेरा पति अच्छा है, नहीं तो अभी तक हमारा रिश्ता भी दांव पर लग जाता। ये बात सुनकर मैं हैरान रह गया कि हमारा रिश्ता दांव पर कैसे लग सकता था। वह ऐसी बातें क्यों कर रही थी? जैसे ही मैं कमरे में आया, उसने फ़ौरन फ़ोन बंद कर दिया। मैंने कहा कि क्या बात है, किससे बात कर रही थी, फ़ोन क्यों बंद कर दिया? बात कर लेती। तो कहने लगी कि मैं अपनी अम्मी से बात कर रही थी। मेरी बीबी मुझसे झूठ क्यों बोल रही थी? उसे मुझसे झूठ बोलने की क्या ज़रूरत थी? बात तो वह अपने दोस्त से ही कर रही थी, बार बार उसका नाम भी ले रही थी, तो फिर उसने मुझसे झूठ क्यों बोला? मेरी अम्मी की हरकतें भी आजकल कुछ अजीब सी थीं। वो इस घर को बेचने की बात कर रही थी। मैंने उनको किसी से बात करते हुए सुना, कहने लगी कि बस कुछ दिन की बात है, 3 महीने बाद मैं यह घर बेच दूंगी। और मुझे यह नहीं बताया कि मकान क्यों बेच रही है, किसको बेच रही है। वह तो कहती थी कि इसी मकान से मेरी अर्थी उठेगी। अब अचानक से यह घर मकान की बात कहाँ से आ गई, और मुझे बताना ज़रूरी नहीं समझा। मैंने अपनी अम्मी का बहुत नुकसान करवाया था, ये सच है। उसके बाद से उनको मुझ पर भरोसा नहीं था, लेकिन घर की बात तो मुझे बतानी चाहिए थी ना, पर उन्होंने मुझे नहीं बताई। मेरी बीबी जब भी मेरी अम्मी के कमरे में रात को जाती थी, उसकी हालत ख़राब होती थी। अब तो मैं उसे देखकर हैरान होने लगा कि जब वह आई थी तो कितनी ज़्यादा खूबसुंदर थी, लेकिन अब उसके गाल ढीला ढाला हो गए थे, उसका वज़न बहुत कम हो गया था, उसके हाथ सूख गए थे, और बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी। इतनी ज़्यादा दवाइयाँ खा ली थीं कि पर उसकी हालत सही नहीं होती थी, और ठीक भी नहीं होती थी। उसकी पैरों में दर्द होता तो कभी कमर में। मैं जब भी अपनी अम्मी के कमरे में जाने की कोशिश करता, वह मुझे अंदर नहीं आने देती। एक दिन ऐसा कुछ हो गया कि मेरी बीबी उनके कमरे में ही थी, लेकिन शायद वह दरवाज़ा अंदर से बंद करना भूल गई थी। मैं भी प्रसन्न हो गया
कि दरवाज़ा खुला हुआ है, पर मैं जैसे अंदर आने लगा, उन्होंने दरवाजे को बंद करने की कोशिश की और इधर से मैंने धक्का लगाया तो उन्होंने अंदर से धक्का लगाया और दरवाजे को पकड़कर मेरे मुंह पर मारा। मतलब उनको बस यही फिक्र थी कि ठीक है, मैं कमरे के अंदर ना आ जाऊं। उन्होंने यह भी नहीं देखा कि दरवाज़ा मेरे मुंह पर लग गया है। मैंने कहा कि ये क्या मम्मी, दरवाज़ा खोलो। वह मुझे कहने लगी कि तेरा यहाँ कोई काम नहीं है तो चला जा यहाँ से। मैंने कहा कि मेरी बीबी अंदर है, बाहर भेजो तो मैं चला जाऊँगा, वरना मुझे कोई शौक़ नहीं आपके कमरे में आने का। मेरे मुंह पर चोट लगी थी तो मुझे भी गुस्सा आ गया था, पर मेरी अम्मी ने कहा कि तेरी बीवी बाहर नहीं आएगी, तू जाकर सो जा अब। उन्होंने रोज़ का यही धंधा बना ली थी। वह मेरी बीवी को कमरे के अंदर बंद करके ही बैठ जाती थी। मैंने अपनी बीवी से बार बार पूछा कि क्या बात है, मुझे बता दो। वह बहुत डरी हुई रहती थी, लेकिन वह मुझे बात नहीं बता रही थी। अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। एक तरफ मेरी बीवी मुझसे झूठ बोल रही थी, दूसरी तरफ मेरी अम्मी मुझसे झूठ बोल रही थी। क्योंकि जब मैंने पूछा कि क्या आप यह हवेली बेचना चाहती हो, तो उन्होंने कहा कि नहीं। तुझे किसने कहा? मैं तो नहीं बेचना चाहती। जबकि मैंने अपने कानों से सुना था कि वो सहेली को बेचने की बातें कर रही थी। इन दोनों औरतों ने मिलकर मुझे पागल बनाया हुआ था। अब मुझे कुछ और ही सोचना था। जो कुछ भी हो रहा था वह इस कमरे के अंदर हो रहा था और जिसमें मुझे जाने भी नहीं देते थे। तो मुझे ही किसी तरह वहाँ जाना था और पता करना था कि उस कमरे के अंदर क्या हो रहा है, और ये मैं तभी कर सकता था जब मैं खुद उस कमरे के अंदर जा सकता था और मेरी अम्मी मुझे जाने नहीं देती थी। तो मेरे दिमाग में एक खुराफाती प्लान आ गया। एक दिन मैंने सुबह ही अपनी बीबी और अम्मी से कहना शुरू कर दिया कि आज मैं शहर से बाहर जा रहा हूँ। मेरी अम्मी को हमेशा ही मुझ पर गुस्सा आता रहता था। इस बार भी कहने लगी कि फिर किसी के पैसे लेकर जा रहा है। मैंने कहा कि अम्मी, काम से जा रहा हूँ, बहुत ज़रूरी काम है। उसने कहा कि हाँ जा, चला जा। मैंने कहा कि आज मेरी बीबी को अपने कमरे में मत बुलाना, बेचारी थक गई है, उसे आराम करने देना। उसने कहा कि हाँ ठीक है, नहीं बुलाऊंगी तेरी लाडो बीबी को, तूने तो उसे लाड करके बिगाड़ दिया है। लेकिन याद रखना कि जब औरत इतनी बिगड़ जाए तो फिर ठीक नहीं होती। जो मैं तेरी बीबी के साथ कर रही थी ना, ठीक थी न तेरी। अगर कोई मेरी बीबी की हालत देखता तो वह फ़ौरन ये बात कह सकता था कि इस लड़की के साथ ज़रूर कुछ बुरा हो रहा है। सिर्फ पैर दबाने की वजह से किसी के साथ इतना बुरा नहीं हो सकता था। हमारी शादी को इतना वक्त नहीं हुआ था जितने किलो वज़न उसका कम हो गया था। बात कुछ और ही थी जो मेरी अम्मी छुपा रही थी। मेरे प्लान में सिर्फ ये नहीं था कि मैं झूठ बोलता कि मैं दूसरे शहर जा रहा हूँ, रात वहाँ पर गुजारूंगा और ख़ुद कमरे में छुप जाता, बल्कि मैंने अपनी मामी को भी फ़ोन कर दिया और कहा कि आप आज हमारे घर आ जाना, आपकी दावत है। लेकिन यह बात मेरी अम्मी से ना कहना कि मैंने आपको फ़ोन किया था। तो वह कहने लगी कि इस तरह तो तेरी अम्मी मेरे गले पड़ जाएगी। लेकिन मैंने कहा कि मामी, मुझे बड़ा ज़रूरी काम है, आप मेरी मदद करो तो फिर मैं भी आपको कुछ ना कुछ लेकर दूंगा। मेरी मामी बड़ी लालची औरत थी। उसने कहा कि ठीक है और वह घर आ गई। जैसे ही वह घर आई, मैं तो पहले से ही घर के अंदर छुपा हुआ था। मेरी बीबी और अम्मी उसकी सेवा में लग गई, उसके लिए खाना बनाने में लग गई और मैं जाकर अपनी अम्मी के कमरे में छुप गया। मैंने अपनी अम्मी के कमरे में पहले भी आ चुका था, लेकिन आखिरी दफ़ा कब आया था मुझे याद नहीं था। और कहते हैं कि जब यहाँ पर राजा महाराजा रहते थे तो यह उनकी खिदमतगाह थी, जहाँ वह अपनी रानियों के साथ रहते थे। इस घर की दीवारों के रंग कब से ख़राब हो चुके थे। एक बार हमने ठीक करवाए थे पर फिर ख़राब हो गए, इसीलिए दीवारों पर बड़े बड़े पर्दे लगाए गए थे। मुझे नहीं पता था कि मेरी अम्मी जल्दी कमरे में आ जाएगी, लेकिन शायद वह कमरे से कोई चीज़ उठाने के लिए आई और मुझे फ़ौरन से छुपना पड़ा। तो मैं एक पर्दे के पीछे छुप गया। मुझे पता था कि यह जगह छुपने के लिए अच्छी नहीं है, शायद मुझे इससे ज़्यादा अच्छी जगह पर छुपना चाहिए था, लेकिन मैं और क्या करता, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मेरी अम्मी ने पूरी ज़िंदगी इस कमरे में गुजारी थी, उसे बेवकूफ़ बनाना इतना आसान नहीं था। बस मैं ऐसी जगह पर छुप गया और भगवान से प्रार्थना करने लगा कि मेरी अम्मी पहले ही मुझ पर विश्वास नहीं करती थी,
इसके बाद थी वह मुझ पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती और शायद मुझे घर से भी निकाल देती। मैं यहीं पर छुपा रहा। जैसे ही शाम हुई, मेरी अम्मी कमरे में आई और मोबाइल पर किसी से बात करने लगी। कहने लगी कि मुझे 10 लाख हार चाहिए, हाँ, वह भी अपनी बहू के लिए। उसका नाम भी लिखा हो, उसके पीछे शगुन के सिक्के भी चाहिए। मैं हैरान रह गया कि मेरी अम्मी मेरी बीबी के लिए 10 लाख हार बनवा रही हैं। उसे हार का नाम 10 लाख था, लेकिन वह 10 लाख में नहीं बनता था, इससे भी ज़्यादा महंगा था। मेरी अम्मी तो मेरी बीबी को अच्छा नहीं समझती थी, फिर उसके लिए इतना बड़ा महंगा हीरे का हार क्यों बनवा रही थी और ऑर्डर दे रही थी। थोड़ी देर बाद ही उसने किसी और से भी फ़ोन पर बात करनी शुरू कर दी। कहने लगी कि बड़ा वाला फ्रिज चाहिए, वही फ्रिज जिसके 2 दरवाजे होते हैं, यानी कि डबल डोर फ्रिज की बात करी थी। डबल डोर फ्रिज कौन सा सस्ता था, बहुत ज़्यादा महंगा था। मेरी अम्मी क्यों इतनी महंगी चीज़ों के ऑर्डर दे रही थी, जबकि हमारे पास तो कुछ भी नहीं था। कहीं इस घर को बेचकर सामान तो नहीं लेना चाहती थी, लेकिन घर को बेचकर सामान लेती तो फिर सामान कहाँ रखती। मेरी अम्मी मुझे इतनी बेवकूफ़ नहीं लगती थी। थोड़ी देर के बाद मेरी बीबी भी कमरे में आ गई। उसने कहा कि वैसे तो ये काम रात को करते हैं, लेकिन अब तेरा पति तो घर पर है नहीं, तो अब क्या रात क्या शाम चल शुरू करते हैं। वैसे भी आज आखिरी दिन है। तूने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, इसीलिए मैं तुझे बहुत बड़ा इनाम दूंगी। मैंने अभी तेरे इनाम का ऑर्डर भी दे दिया है। पता नहीं किस बारे में बात करी थी। मेरी बीबी ने कौन सी मेहनत की थी जिसका इनाम मेरी अम्मी उसको दे रही थी। वह कहने लगी कि अम्मी जी, मेहनत तो मैंने वाकई बहुत की है और इनाम भी आप मुझे दे रही हैं, लेकिन मेरी हालत तो देखें, कैसी हालत हो गई है मेरी। मैंने आपको पहले ही कहा था कि यह काम बड़ा मुश्किल है, मुझसे नहीं होगा। मेरी अम्मी ने कहा कि हाँ मुश्किल है, लेकिन फल भी तो इतना बड़ा मिल रहा है, और इसके बाद हमारी ज़िंदगी में कोई मुसीबत नहीं आएगी। बड़े से बंगले में रहेंगे, नौकर चाकर होंगे, गाड़ियाँ होंगी, तेरे पास हीरे के गहने होंगे, तू जो कहेगी मैं ला कर दूंगी। तेरी आंखों में इतना दुख क्यों है? मुझे पता है तेरा बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन यह भी तो सोच कि मैं बूढ़ी महिला हूँ, मुझसे यह काम नहीं होना था। तू मेहनत ना करती तो यह सब कुछ कैसे होता। मेरी बीबी ने कहा कि आप अपने बेटे से भी तो यह काम करवा सकती थी ना। तो मेरी अम्मी और कहने लगी कि नहीं, मुझे उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, उसकी ज़ुबान बहुत ढीली है, वह तो इस बात को राज नहीं रख पाता और सब कुछ बर्बाद हो जाता। लेकिन आज हम लोगों की मेहनत का आखिरी दिन है, बस जल्दी जल्दी आ जा। पता नहीं यह कौन सी बातें हो रही थीं और मेरी अम्मी को किस बात की जल्दी थी जो मेरी बीबी को बुला रही थी। जब मेरी बीबी ने हाथ में एक फावड़ा उठा लिया तो मैं हैरान रह गया कि इस कमरे में फावड़े का क्या काम है। उसके बाद इस कमरे में जो हुआ वह देखकर तो मेरी आंखें फटी फटी रह गईं। मेरी अम्मी ने दीवार से वह बड़ा सा पर्दा हटाया तो सामने तो एक बड़ा रास्ता थी, और ऐसा लगता था कि यह बड़ा रास्ता किसी ने खुद खोदी थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, वहाँ पर कुछ और भी था। मेरी तो सांस रुकने लगी थी। इस दीवार के नीचे एक रास्ता जा रही थी और उसके अंदर एक बहुत बड़ा संदूक नज़र आ रहा था जो पत्थर के अंदर फंसा हुआ था, जिसको निकालना बहुत मेहनत का काम था। मेरी शादी को आज 5 महीने हो गए थे और 4 महीने से मेरी बीबी यही मेहनत का काम कर रही थी और मेरी अम्मी उससे यह सब कुछ करवा रही थी। ये हवेली बहुत पुरानी ज़माना थी और शायद मेरी अम्मी को पता था कि इस हवेली में सोने और चांदी के गहनों से भरा एक संदूक है। जब हम यहाँ आए थे तो हमने भी यह कहानी सुनी थी, लेकिन इस कहानी को नज़रअंदाज कर दिया था कि ऐसी कहानियाँ तो ऐसे घरों के बारे में बनती हैं। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी अम्मी वाकई संदूक तक पहुँच जाएगी और उसने इस संदूक को निकालने का काम मेरी बीबी से करवाया था। तभी तो मेहनत मजदूरी कर कर के उसकी यह हालत हो गई थी। अब मैं सामने आ गया तो वह दोनों हैरान रह गईं। मैंने कहा कि मुझे सब कुछ पता चल गया है। उन्होंने कहा, पता चल गया तो अपनी ज़ुबान बंद रखना क्यों, कि हमसे संदूक तक पहुंच गए हैं और इसके अंदर बहुत सारे गहने हैं। अगर तूने यह बात किसी को बताई तो बहुत बुरा होगा, हमारे घर पर हमला भी हो सकता है। मैंने अपनी बीबी के हाथ से फावड़ा ले लिया और कहा, मैं निकालता हूँ संदूक को।
आपको यह बात मुझे बतानी चाहिए थी। मेरी बीबी से मेहनत क्यों करवाई? तो मेरी अम्मी ने कहा, अगर तुझे बताती तो तू यह बात किसी और को बता देता। इसीलिए तेरी बीबी से मेहनत करवाई, क्योंकि मैं तो नहीं कर सकती थी। मैंने कहा, इतना भी आपको भरोसा नहीं था मुझ पर? अम्मी, क्या बात करती हो? वह कहने लगी कि मुझे अब भी तुझ पर भरोसा नहीं। तो चला जा यहाँ से, तेरा इसमें कोई हिस्सा नहीं है। मैंने कहा, मैं नहीं जाऊँगा, मेरा इसमें हिस्सा है। मैं ज़िद करने लगा तो मेरी अम्मी भी मजबूर हो गई और मेरी मदद लेने के लिए तैयार हो गई। मैंने फवड़ा मारा। वाकई ये काम बहुत मेहनत का था। अब समझ आया कि मेरी बीबी का इतना वज़न इतनी जल्दी क्यों कम हुआ था। उस संदूक को बाहर तो निकाल लिया था, लेकिन अब यह नहीं पता था कि इसके अंदर वाकई सोना था या नहीं। पर वह संदूक बहुत ज़्यादा भारी था। हम तीनों को उसे उठाना पड़ा और जब संदूक को खोला तो हैरान रह गए। उसमें तांबे और लोहे के बर्तन थे और उन बर्तनों के अंदर पुराने ज़माने के कुछ गहने और थोड़े से सोने के सिक्के थे। इतने पैसे नहीं बनते थे इन चीज़ों के जितने मेरी माँ ने समझ रखे थे कि वह यह घर भी बेच रही थी और करोड़ के गहने बनवा रही थी। मेरी बीबी ने तो रोना शुरू कर दिया। उसने कहा, मेरी इतनी सारी मेहनत बेकार हो गई। ये तो इतने ज़्यादा नहीं हैं, इन बर्तनों का क्या? मैंने कहा, ये बर्तन भी बिक जाएंगे। मैं अपनी बीबी को तसल्ली देने लगा और मेरी अम्मी ने अपना सिर झुका लिया, क्योंकि उसने सोचा था कि यह संदूक हीरे से भरा होगा और हमारी सारी ज़िंदगी हमें पैसा नहीं कमाना पड़ेगा। क्योंकि जब हमने इस संदूक के सारे हीरे और चांदी को निकाला तो वह करोड़ रुपए बने, करोड़ों नहीं, और लाखों भी इतने ज़्यादा नहीं थे। बस हम लोगों ने फिर यह हवेली भी बेच दी और थोड़े पैसे साथ मिलाकर एक छोटा सा मकान ही खरीद पाए। उसके बाद भी हम कंपनी नहीं बना सके। मेरी बीबी के साथ वाकई बहुत बुरा हुआ। उसने कहा कि मैंने भी लालच किया था, इसलिए मुझे लालच की सज़ा मिली है। आप लोग बताएं कि सज़ा किसको मिली और सबसे ज़्यादा बुरा किसके साथ हुआ? दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।